अब तक हमने देखा रूडियस जेनिथ को बचाने का डिसाइड कर लेता है और इसके बारे में सबको बता देता है। तो शिजुका ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और तब वो इसके सॉल्यूशन के लिए रूडियस को ट्रांसपोर्टेशन सर्कल्स के मैप देती है ताकि वो जल्द से जल्द बैगरेट पहुंच सके और उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए जल्दी वापस आ सके। तब हम देखते हैं रूडियस और एलिना मिलकर उन ट्रांसपोर्टेशन सर्कल्स के जरिए बैगरेट पहुंच जाते हैं और तब वो लोग उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पॉल और उसके साथी प्रेजेंट होते हैं। और अब आगे तब यहाँ रूडियस और एलिना उस शहर के बाजार में घूम रहे होते हैं। तब रूडियस कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो चलो फिर अब उन लोगों को ढूंढा जाए। तो इसलिए हमें एक गिल्ड में जाना चाहिए। और तब वो दोनों एक गिल्ड के अंदर पहुँच जाते हैं। चलो अब यहाँ के लोगों से पॉल और गीज के बारे में पूछा जाए कि यहाँ पर कोई उन्हें जानता भी होगा। गीज ने अब तक यहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क बिछा दिया होगा, तो इसलिए हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली और लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तब हम देखते हैं उन्हें गीज मिल जाता है। तब गीज एलिना को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी यहाँ पहुँच गए हो। अभी तो मुझे उस लेटर को भेजे हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। लगता है तुमने उसे पढ़ा नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिर जेनिथ को ढूंढने का काम कैसे चल रहा है? अगर मैं सच कहूँ तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, पर अभी के लिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिर अब के लिए मुझे मेरे फादर के पास ले चलो। क्या ये आप हो बॉस? आप तो सच में बहुत बड़े हो चुके हो। मिस्टर गीज, आप भी अब तक नहीं बदले हो। इस तरह मुझसे बात मत कीजिए। आप तो मुझे नूब ही कहिए, जैसे कि आप कहा करते थे। तुम लोगों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत करीबी से जानते हो। हम लोग साथ में जेल में थे। मैंने सही कहा ना बॉस? तुमने सही कहा। इससे तो मुझे पुरानी मेमोरीज याद आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस टाइम पास्ट की बात करने का टाइम नहीं है। चलिए मैं आपको पोल तक ले जाता हूँ। और तब वो उन्हें पॉल के रेजिडेंट तक ले जाता है और कहता है, इस टाइम पॉल की हालत बहुत बुरी है। मुझे पता है लीना, तुमने उसे बहुत कुछ कहना है, पर प्लीज अभी के लिए शांत रहना। मैं इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकती। बॉस आप भी शांत रहिएगा। पिछली बार की तरह यहाँ पर लड़ाई मत करना। और तब वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ रूडियस को देखकर लिलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तब वो पॉल को रूडियस के बारे में बताती है। तब पॉल कहता है, रूडी क्या तुम सच में यहाँ पर आ गए हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ध्यान से देखिए फादर, मैं सच में यहाँ आ गया हूँ। तुम तो यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए हो। मैं एक यूनिक मेथड से यहाँ आया हूँ और इसके बारे में हम वापस जाते हुए बात करेंगे। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि तुम सही ही कह रहे होगे। और तब वो रूडियस के पास चला जाता है और कहता है, तुम्हारे फादर एक होपलेस पर्सन है। मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। मैं एक फादर के तौर पर फेल हो चुका हूँ। पॉल की हालत को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर मेरे आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। चिंता मत कीजिए फादर, अब जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। रूडी तुम सच में बहुत बड़े हो चुके हो। ऐसा तो होना ही था क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो इसलिए अब सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दीजिए और आराम कीजिए। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम तो सच में बहुत अच्छे पर्सन बन चुके हो। मुझे माफ कर देना कि मैं इतना बेकार फादर हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे मेरे और पॉल के एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता था, पर आज वो डिफरेंस काफी ज्यादा कम लग रहा है। तो पॉल एलिना के पास जाने लगता है। डैड, एलिना यहाँ पर हमारी मदद करने आई है। ये तो आपको देखना भी नहीं चाहती थी, पर ये फिर भी यहाँ पर आई है। और तब हम देखते हैं पॉल अपने घुटनों पर बैठकर एलिना से माफी मांगता है। वैसे उसमें आधी गलती मेरी भी थी, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। तब एलिना उसे अपनी कहानी सुनाती है। तब पॉल कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपने कर्ज को सहन किया है। अब मुझे ये मत कहना कि तुमने रूडी के साथ भी वो सब कुछ किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं यहाँ तक सिर्फ क्लिफ के मैजिकल टूल की वजह से पहुँच पाई हूँ। अब आखिरकार ये क्लिफ कौन है? वो मेरा हस्बैंड है। क्या तुम मजाक कर रही हो? लगता है क्लिफ का टेस्ट कुछ ज्यादा ही अजीब है। आखिरकार ये किस तरह का मजाक है? डैड, आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं और वैसे भी क्लिफ मेरा दोस्त है। मुझे माफ कर देना, पर हाँ ध्यान रखना कि तुम्हें मुझे उससे जरूर मिलवाना है। मैं तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगी और हाँ, वो तुमसे बहुत अच्छा इंसान है। तुम दोनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो आओ, अब मैं तुम दोनों को यहाँ की सिचुएशन बताता हूँ। गीज के इंफॉर्मेशन के मुताबिक जेनिथ एक लैबिरिंथ में फंसी हुई है जो कि यहाँ से 1 दिन की दूरी पर है। तब रूडियस कहता है, क्या वो 6 सालों से वही है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या वो जिंदा है? मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तब गीज कहता है, कुछ साल पहले वहाँ पर एक टीम गई थी और उन्होंने किसी ऐसी को देखा था जो कि बिल्कुल जेनिथ की तरह दिख रही थी। और अभी अभी ये कहानी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फैल रही है
कि जेनिथ को लैबिरिंथ में देखा गया है। तब पॉल कहता है ये लैबिरिंथ बहुत ज्यादा पुराना और मुश्किल भरा है। 1 साल और 4 लैबिरिंथ प्रोज के बावजूद भी हम उसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। और तब वहाँ पर टैलेंट आ जाता है। तो रूडियस और वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तब पॉल कहता है अब जब सभी लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैं आगे की चीजें समझाता हूँ। तब रूडियस कहता है रुकिए जरा, आखिरकार मास्टर रॉक्सी कहाँ है? तब सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। 1 महीने पहले रॉक्सी लैबिरिंथ के ट्रैप में फंस गई थी। क्या वो मर चुकी है? मैं ये नहीं सुनना चाहता। वो एक ऐसी पर्सन है जो कि लैबिरिंथ को अकेले ही पार कर सकती है। वो एक किंग क्लास वाटर मेज और मेरी मददगार है। मैं उसके बारे में ये सब कुछ नहीं सुन सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने एक टेलीपोर्टेशन सर्कल पर पैर रख दिया था जिस वजह से वो गायब हो गई थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गई है। तब गीस कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो पॉल? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। चाहे हम इस टाइम रॉक्सी की बात ही क्यों ना कर रहे हो, पर वापस जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है। तब टैलेंट कहता है रॉक्सी कोई मामूली जादूगर नहीं है, तो इसलिए उसके जिंदा होने के बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। तब गीस कहता है हम उसे 1 महीने से ढूंढ रहे हैं और साथ में हम 5 बार लैबिरिंथ में जा चुके हैं, पर फिर भी हमें वो नहीं मिली है। तो हम देखते हैं रूडियस ये बातें सुनकर डिप्रेस हो जाता है, पर एलिना उसे होश में ले आती है। तब रूडियस कहता है माफ करना कि मैंने बातचीत को बीच में इंटरप्ट कर दिया, पर क्या आप बता सकते हैं कि लैबिरिंथ कैसी जगह है? तब पॉल कहता है ये एक S रैंक डिफिकल्टी है और ये वाला लैबिरिंथ सबसे ज्यादा बेकार लैबिरिंथ में से एक है और इसका नाम द टेलीपोर्टर लैबिरिंथ है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक एडवेंचरर की बुक है जो कि टेलीपोर्टर लैबिरिंथ में पहले भी गया है। क्या ये हमारी कोई मदद कर सके? पर आखिरकार ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैं इसे यूनिवर्सिटी से लाया था। और तब पोल गीस को उसे पढ़ने के लिए कहता है। तब गीस उस बुक की इंफॉर्मेशन को पढ़कर कहता है आपसे यही उम्मीद थी बॉस। जो भी इस बुक में लिखा है अगर वो सही हुआ तो हम 6th फ्लोर को क्लियर कर सकते हैं। तब पॉल कहता है क्या तुम सही कह रहे हो? तब गीस कहता है इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई है जो हम जानना चाहते हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तब पॉल कहता है तो चलो फिर हम अपनी फॉर्मेशन के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। तब रात को सभी लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। तब लिलिया कहती है लॉर्ड रूडियस, क्या आयशा वहाँ पर अच्छे से काम कर रही है? आप चिंता मत कीजिए, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। क्या उसने आपको किसी मुसीबत में तो नहीं डाला? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो हमारी बहुत मदद करती है और घर के कामों में भी हाथ बटाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपसे अपनी मनचाही डिमांड्स को पूरा नहीं करवाती होगी। अगर वो ऐसा करेगी तो मेरे लिए तो वो और भी अच्छी बात होगी। तब ये देखकर पॉल बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है इस तरह तुम दोनों को बातें करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ रूडी, तुम क्या कह रहे थे? तुम बाप बनने वाले हो? असल में मैंने शादी कर ली है। आखिरकार तुमने किससे शादी की है? क्या वो एरी से? नहीं, वो सिल्फी है। हम दोनों यूनिवर्सिटी में दोबारा से मिले थे। क्या वो अब तक जिंदा है? तब लिलिया सेल्फी के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है। तो इसका मतलब अब मैं ग्रैंडफादर बन चुका हूँ। मुझे माफ करना क्योंकि मैं इतना ज्यादा बेकार हूँ कि तुम्हें तब यहाँ पर आना पड़ा जब तुम फादर बनने वाले थे। बुरा तो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले नहीं आ पाया था। चिंता मत करो, जब हम सभी लोग वापस घर चले जाएंगे तब हम वहाँ पर एक बड़ी पार्टी रखेंगे। आपने सही कहा और अब से आप ग्रैंडपा पॉल कहलाओगे। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तब यहाँ अगले दिन वो सभी लोग लैबिरिंथ तक पहुँच जाते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। तब हम देखते हैं रूडियस अपने मैजिक से वहाँ पर रोशनी कर देता है। तब टैलेंट कहता है तुम्हारा बच्चा तो सच में बहुत अच्छी अच्छी चीजें साथ लाया है। तब पॉल कहता है ऐसा तो होना ही था क्योंकि ये मेरा गर्व है। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब रूडियस कहता है अगर हम लोग किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सर्कल पर पैर रख देंगे तो हम कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, पर कभी कभी ये मैजिकल सर्कल्स ग्लो नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा और ध्यान रखना होगा। ठीक है, पर ध्यान रखना कि हम लोग कीज के फुटप्रिंट्स को देखते हुए चलें। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और पॉल फुर्ती दिखाते हुए उसे एक बारी में ही काट देता है और कहता है ये तो बहुत आसान था। तब रूडियस सोचता है ये पक्का ये इसलिए कर रहा है ताकि ये मेरे सामने शो ऑफ कर सके और ये बता सके कि ये कितना ज्यादा कूल है। मुझे समझ में आ गया है डैड कि आप बहुत ज्यादा कूल हैं, पर यहाँ पर जरा ध्यान से चलिए। तब एलिना कहती है पॉल, अब तुम काफी टाइम से आगे हो। याद है ना, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे आगे चलना था। ये तो पहला फ्लोर है तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे छोड़ो, रूडियस का लैबिरिंथ में ये पहला टाइम है, तो इसलिए तुम्हें बड़े होने के नाते उसके सामने अच्छी एग्जाम्पल पेश करनी चाहिए। इसी वजह से तो मैं बार बार बातचीत कर रहा हूँ ताकि ये रिलैक्स रहे। झूठ बोला बंद करो। तुम उस टाइम भी ऐसे ही एक्साइटेड हुए थे जब तुम ज़ेनिथ को हमारी टीम में पहली बार आए थे। इसके बारे में तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और तुम दिन ब दिन बूढ़ी क्यों बनती जा रही हो? मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह हो, तो इसलिए मैं जितना चाहूँ तुम्हें डांट सकती हूँ। आखिरकार तुम अब ये क्या कह रही हो? तब रूडियस सोचता है असल में तुम्हें एहसास
विश्वास नहीं हो रहा पॉल, पर अब तुम एलिना की फैमिली की तरह हो। तगीस कहता है, ये सेकंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल है, तो हमें सबसे पहले इन मॉन्स्टर्स को हराना होगा। तब पॉल और एलिना उन मॉन्स्टर के साथ लड़ने चले जाते हैं और टैलेंट कहता है, जरा ध्यान से सुनो रूडियस, तुम यहाँ पर फायर मैजिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे यहाँ पर सारी जगह पॉइजन फैल जाएगा और हम जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें इस चीज का और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये पक्का यहाँ की कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन के बारे में बात कर रहा होगा। और हाँ, छत पर भी हमला मत करना क्योंकि इससे ये सारी जगह डिस्ट्रॉय हो सकती है। और हाँ, यहाँ पर वाटर मैजिक भी कम यूज करना, पर आइस मैजिक को तुम जितना चाहे यूज कर सकते हो। तब रूडियस आइस मैजिक से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। तब टैलेंट कहता है, तुम सच में रॉक्सी के स्टूडेंट हो, तुम लोग तो बिल्कुल सेम तरह का मैजिक यूज करते हो। और तब वो लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल्स के जरिए सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तब वो लोग वहाँ के मॉन्स्टर्स को भी हरा देते हैं और पॉल सबको आराम करने के लिए कहता है। तब रूडियस सोचता है, पॉल तो पहले से काफी शांत हो चुका है। पहले फ्लोर पर इसने मुझसे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा था और अब जब हम सेकंड फ्लोर पर हैं तो ये और भी ज्यादा सीरियस हो गया है। डैड तो सच में बहुत ज्यादा कूल है। तब गीस कहता है, बॉस, बहुत जल्दी हम थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाएंगे और बुक के अकॉर्डिंग वो ट्रैप्स जो लोगों को दूसरी जगह पर भेजते हैं वो वहीं पर है, तो अगर हम लकी रहे तो शायद हम रॉक्सी को ढूंढ पाएंगे। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और रूडियस कहता है, मुझे तो लगा था कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दिन लगेंगे। तब पॉल कहता है, ये सब उस बुक का कमाल है जो तुम अपने साथ लाए हो। अब मुझे लगता है कि एक मैप का होना बहुत मायने रखता है। तो अब यहाँ से असली चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। पर सबसे पहले हमें रॉक्सी को ढूंढना होगा। तब गीस कहता है, बॉस, आपके हिसाब से रॉक्सी इस टाइम कहाँ पर होगी? तब रूडियस कुछ भी सोच नहीं पाता, पर तभी उसे किसी चीज की आवाज आने लगती है और सभी लोग उसके बारे में पूछने लगते हैं। तभी रूडियस को दीवार के पीछे से किसी के लड़ने की आवाज आ रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं रॉक्सी अपने मैजिक को यूज करते हुए वहाँ के मॉन्स्टर्स को रोक रही होती है और मंत्रों के द्वारा उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। पर तभी हम देखते हैं जैसे ही वो उन मॉन्स्टर्स को मारकर हटती है वैसे ही वहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब वो सोचती है, लगता है इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तब वो सारे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं जिससे कि वो और भी ज्यादा डरने लगती है। पर हम देखते हैं कमजोर होने की वजह से रॉक्सी अपने मैजिक को ज्यादा यूज नहीं कर पा रही होती और बेहोश होने लगती है। तब एक स्पाइडर उसकी छड़ी को उसके हाथों से छीन लेता है। तो रॉक्सी डरते हुए कहती है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, कोई आकर मेरी मदद करो। और तब वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। पर वो जैसी आंखें खोलती है तभी वो देखती है वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स आइस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर रूडियस आ जाता है और कहता है, शुक्र है आप ठीक है। तो रॉक्सी उसे देखकर ब्लश करने लगती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।